सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में मैं 3 टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान के विषय में, जहां पर 3 दिनों से राजनीतिक संकट बना हुआ था। संभावना व्यक्त की जा रही थी कि इमरान खान की सरकार आज गिर सकती है। तो समझेंगे कि आखिर वहां पर राजनीतिक संकट क्यों उत्पन्न हुआ था, सरकार गिरने की संभावना क्यों थी, और साथ ही साथ इमरान खान ने कैसे अपनी सरकार को बचाया है। यह खबर हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो पड़ोसी मुल्क है और दूसरा यहां की शासन व्यवस्था में सेना का दखल बना रहता है। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि कई बार यहां पर तख्ता पलट हो चुका है। तो समझेंगे कि आखिर यहां पूरा वाकया क्या था, मुद्दा क्या था। अगर यहां पर अशांति या राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती तो उससे भारत के साथ कुछ संबंध बदलते। तो समझेंगे कि आखिर ये मुद्दा है क्या। वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे फूड वेस्ट इंडेक्स के विषय में और समझेंगे कि आखिर हम कितना खाना बर्बाद करते हैं, कितना भोजन हम बर्बाद करते हैं। जी हां, इस इंडेक्स के माध्यम से हम इस समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर हम और आप मिलकर कितना भोजन फेंक देते हैं, जबकि अगर उस भोजन को हम आप बचाते तो उससे बहुत से ऐसे लोग तक भोजन पहुंच पाता जो अभी भोजन के अभाव में कुपोषित है। वहीं जो तीसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के विषय में और समझेंगे कि रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से शहर बेहतर बताए गए हैं, अर्थात इस इंडेक्स में कौन से शहरों ने जो है कि अच्छा परफॉर्म किया है। आइए इन्हीं तीनों खबरों को तेजी के साथ हम विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के विषय में। पाकिस्तान की संघीय विधायिका को मजलिस ए शुरा या पाकिस्तान की संसद के रूप में हम जानते हैं। यहाँ की संसद में 2 सदन हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर है। निचले सदन को यहाँ पर कौमी असेंबली के नाम से जाना जाता है और ऊपरी सदन को यहाँ पर सीनेट या फिर सेनेट के नाम से जाना जाता है। यह जो सेनेट है ये क्या है, एक स्थायी इकाई है, अर्थात यह कभी भी भंग नहीं होती है। इसमें टोटल जो होते हैं 104 सदस्य होते हैं और इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। लेकिन 3 वर्ष के बाद आधे जो सदस्य हैं वो रिटायर्ड होते हैं, जैसा कि हम अपने यहाँ राज्यसभा में भी देखते हैं। लेकिन यहाँ पर कितने रिटायर्ड होते हैं? आधे सदस्य, ध्यान दीजिएगा। अर्थात जो 52 सदस्य हैं वह क्या होते हैं, 3 वर्ष बाद रिटायर्ड होते हैं। उनके स्थान पर 6 वर्ष के लिए दूसरे क्या होते हैं, सदस्य आते हैं। तो इससे क्या होता है, हर 3 वर्ष में यहाँ पर चुनाव होता है राज्यसभा की सीटों के लिए। यहां के जो राष्ट्रपति होते हैं वो भी क्या है, यहां की संसद का भाग होते हैं। अभी जो उच्च सदन है, यहां पर अगर किसी पार्टी या किसी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त है तो इसका मतलब क्या है कि वो लोकसभा में तो बहुमत में होगी ही, इसलिए वो सरकार चला रही है। यहां पर भी अगर उसका बहुमत होगा तो क्या करेगी, जिस प्रकार के बिल वह लेके आना चाहती है उस प्रकार के बिल को लाकर वह पास करवा सकती है। अर्थात कई प्रकार के विशेषाधिकार यहां के उच्च सदन को भी मिले हुए हैं। तो मैंने आपसे कहा कि यहां पर 104 सदस्य होते हैं और 52 सदस्यों का जो चुनाव होता है हर तीसरे वर्ष होता है। 52 सदस्यों का चुनाव हुआ था इससे पहले वर्ष 2015 में 6 वर्ष के लिए, और इनका जो कार्यकाल है वह 11 मार्च 2021 को क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। स्वाभाविक है, जो 11 मार्च 2021 को इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, यह कार्यकाल अपने छोड़ें, उससे पहले चुनाव करवाना जरूरी था। अब इस बच्चे कितने 52 सदस्यों का कार्यकाल कब हो रहा है, 11 मार्च 2021 को। लेकिन 52 अन्य सदस्यों के लिए चुनाव जो हुए थे वह 2018 में हुए थे और इनका जो कार्यकाल कब पूरा होगा, 2024 में। तो यहां पर यह जो सदस्य हैं इनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह जो सदस्य 52 थे जो कि रिटायर हो रहे हैं, इनका स्थान लेने के लिए नए सदस्यों को यहां पर लाया जाना था। अभी जो यहां के सदस्य होते हैं राज्यसभा के, उसको सामान्य शब्दों में समझें तो यहां के चुनाव में जो प्रांतीय विधायक हैं वह भाग लेते हैं और निचले सदन
सदन के सदस्य क्या करते हैं, भाग लेते हैं। निचले सदन का मतलब है कि जैसे कि हमने कहा यहां पर भी 2 सदन है, तो सीनेट से अलग जो सदन है उसके सदस्य इसमें भाग लेते हैं। 11 मार्च 2021 को रिक्त हो रही सीटों के लिए 3 मार्च को यहां पर चुनाव हुआ और यहां पर जो चुनाव हुआ उसमें 48 सीटों के लिए चुनाव हुआ। जो 4 सीटें थी उनके लिए चुनाव नहीं करवाए गए। चुनाव इसलिए नहीं करवाए गए क्योंकि यह जो आते हैं फाटा के अंतर्गत आते हैं, अर्थात फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया के अंतर्गत आते हैं, इनके चुनाव इसलिए नहीं करवाए गए। हमें इन 4 सीटों से कोई मतलब भी नहीं है। हमें मतलब है कि यह जो 48 सीटें थी, इन 48 सीटों में 2 सीटें काफी महत्वपूर्ण थी। उसी के विषय में हमें समझना है क्योंकि पूरे राजनीतिक संकट की जड़ यहीं पर छुपी हुई है। तो हमने कहा कि 48 सीटें थी जिसमें से क्या होना, जिनके लिए चुनाव होना था, इसमें से 12 थी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से आने थे 12 सदस्य, 12 बलूचिस्तान से और 11 सदस्य आने थे पंजाब और सिंध वाले एरिया से। 2 सीटें जो थी वह इस्लामाबाद के लिए चुनी जानी थी, अर्थात 2 सदस्य यहां से आने थे। अब यह इस्लामाबाद की 2 सीट में से 1 सीट पर पाकिस्तान के जो वित्त मंत्री, वर्तमान वित्त मंत्री हैं, जिनका नाम है अब्दुल हफीज शेख, इन्होंने अपना नामांकन भरा था। तो ध्यान दीजिएगा, यह जो सीट है इस्लामाबाद की सीट थी और इसी के लिए वर्तमान जो वहां के वित्त मंत्री, जिनका नाम है अब्दुल हफीज, इन्होंने अपना नामांकन भरा। लेकिन इनके जो प्रतिद्वंदी थे वह कोई छोटा मोटा नाम नहीं था। उनका नाम था वहां के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके यूसुफ रजा गिलानी, और यह चूंकि प्रधानमंत्री रह चुके थे तो स्वाभाविक है कड़ी टक्कर मिलनी थी। लेकिन कड़ी टक्कर बस इतनी ही नहीं थी, बात यह भी थी कि यह जो यूसुफ रजा गिलानी थे, इनको समर्थन प्राप्त था एक गठबंधन का, जिसका जिक्र मैं अभी कुछ समय बाद करूंगा। तो हमने कहा कि यहां के जो वित्त मंत्री थे वह चुनाव में खड़े हुए। इनका नाम था हाफिज शेख। चूंकि यह अभी तो वित्त मंत्री हैं, लेकिन इनको वित्त मंत्री बने रहने के लिए जरूरी था कि ये क्या करें, या तो उच्च सदन या निम्न सदन से होकर निर्वाचित होकर आए। जैसा कि आपको पता है कि यहां के भी संविधान में यह नियम है कि कोई व्यक्ति बिना जो है कि सदस्य बने 6 माह तक ही मंत्री रह सकता है। तो यह जो थे ये काफी जो है कि करीब माने जाते हैं इमरान खान के। इससे पहले वह प्रधानमंत्री इमरान खान के वित्तीय सलाहकार थे। यह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं और इनके पास जो है कि विश्व बैंक में कार्य करने के साथ साथ लगभग 4 दशक तक वित्तीय क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव है। स्वाभाविक है प्रधानमंत्री इमरान खान यह चाहते थे यह जीत कर आए, क्योंकि इस समय जो है कि पाकिस्तान कर्जे से दबा हुआ है और इसी कर्जे से निकालने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी वित्त मंत्री को। लेकिन सामने जो थे वह थे पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी। अब यूसुफ रजा जो गिलानी थे, इनको क्या था कि यह था कि हमें क्या करना, किसी भी तरह से इनको हराना है, किसी भी तरह से। जी हाँ, आपने सही सुना, किसी भी तरह से हराना है, क्योंकि यह सिद्ध करना चाहते थे यूसुफ रजा गिलानी कि जो इमरान खान की सरकार है उसको बहुमत प्राप्त नहीं है। खैर 10 दिसंबर, चूंकि 10 दिसंबर 2020 को जो वित्त मंत्री हैं इनको वित्त मंत्री बनाया गया था, और जैसा कि मैंने कहा कि इनके पास 6 माह का समय था। लेकिन इसी 6 माह से पहले क्या हुआ कि यह जो राज्यसभा का चुनाव होना आ गया, इसकी डेट आ गई कि राज्यसभा के सीटों का चुनाव होगा। इमरान खान ने सोचा ये ठीक है, हम इसी राज्यसभा की सीटों के माध्यम से क्या करते हैं, हम ले आते हैं हाफिज शेख को, कहां पर जो है कि सदस्य के रूप में, और वह इससे क्या होगा, वित्त मंत्री बने रहेंगे। लेकिन अब हुआ क्या कि जो यह 3 मार्च को जो चुनाव हुआ, इसमें यूसुफ रजा जो गिलानी ने इनको क्या कर दिया, हरा दिया। अब हरा इसलिए दिया क्योंकि इनको जो है कि प्राप्त था समर्थन किसको, यूसुफ रजा गिलानी को, और वह था पीडीएम का समर्थन इनको प्राप्त था। और पीडीएम का फुल फॉर्म है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, और पाकिस्तान जो है कि डेमोक्रेटिक मूवमेंट में 10 जो है कि पार्टियां हैं, और इसमें एक पार्टी यूसुफ रजा गिलानी की खुद है, वह जिसका नाम है पीपीपी अर्थात पाकिस्तान पीपुल पार्टी। स्वाभाविक है पाकिस्तान ट्रिपल पी अर्थात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम ने क्या किया, अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कि किसी भी तरह से क्या करना है, वर्तमान वित्त मंत्री को हराना। इसमें यह जो है कि सफल भी हो गए, और सफल हो गए तो इससे क्या हुआ
कि यह मैसेज गया कि वर्तमान में जो इमरान खान की सरकार है उसको जो है कि समर्थन प्राप्त नहीं है अपने ही सांसदों का। यह जो पूरा घटनाक्रम था वह बहुत ही इंटरेस्टिंग था, उसको थोड़ा धीरे धीरे हम समझते हैं। तो ये जो पीडीएम था जिसने यूसुफ रजा गिलानी को समर्थन दिया था, यह चाह रहा था कि जो पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी है इसको तो हराना ही है, जो और यह जो पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी है जिसके प्रमुख इस समय इमरान खान है, प्रधानमंत्री हैं, उनकी पार्टी का नाम है तहरीक ए इंसाफ अर्थात पीटीआई। और यह जो पीटीआई है इसको समर्थन मिला हुआ है जब सरकार इनकी बनी थी वहां की सेना को। तो अब यह चाहते थे कि यह जो आर्मी का समर्थन ये पीटीआई को मिला हुआ है या वर्तमान सरकार को मिला है, अब इसको जो है कि हटाया जाए और यहां पर सरकार परिवर्तित की जाए। अब हुआ क्या कि जब यहां पर चुनाव हुए और यूसुफ रजा गिलानी ने जो है कि अपना नामांकन दिया और नामांकन में वर्तमान वित्त मंत्री के खिलाफ दिया, तो उनको यह संभावना हो गई थी कि इससे क्या हो सकता है कि उनके जो वित्त मंत्री है वह हार सकते हैं। और हारने का डर इस वजह से भी था क्योंकि इमरान खान को अपनी ही पार्टी के सदस्यों पर भरोसा नहीं था, क्योंकि कई जो सांसद थे वह यह चाहते थे कि वर्तमान वित्त मंत्री जो शेख जी हैं इनको क्या किया जाए, वित्त मंत्री ना बनाया जाए या फिर डायरेक्ट ऐसे जो है कि किसी व्यक्ति को ना लाया जाए जो कि चुनकर नहीं आया। स्वाभाविक है जितने भी यहां पर सांसद रहे होंगे उनकी महत्वाकांक्षाएं अपनी होंगी। तो इसी के कारण इमरान खान यह चाहते थे कि जो राज्यसभा में यहां पर वोटिंग हो, राज्यसभा के लिए जो वोटिंग हो वह गुप्त रूप में ना हो अर्थात गुप्त मतदान ना हो, बल्कि वह क्या हो, ओपन हो, जिससे यह पता चल सके कि आखिर कौन से लोग, उनकी ही पार्टी के कौन से लोग जो है कि इसके खिलाफ जो है कि क्या कर रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। क्योंकि उनको डर था कि इनके ही सांसद क्या करेंगे, इनके खिलाफ वोटिंग कर सकते हैं, इसलिए यह चाहते थे कि क्या किया जाए, यह जो हमारे सांसद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। क्रॉस वोटिंग को सामान्य शब्दों में इस रूप में समझिए कि इनके ही सदस्य क्या कर सकते हैं, हो सकता है इनके खिलाफ वोट दे दें तो इसको रोका जा सके। अब चूंकि यहां का जो संविधान है इसका आर्टिकल है 226, इसमें लिखा हुआ है कि गुप्त जो है कि मतदान ही होगा। इसलिए जब चुनाव आयोग के पास गए तो चुनाव आयोग ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा चुनाव आयोग ने कि इसके लिए आपको क्या करना होगा, संविधान संशोधन करना होगा। इमरान खान ने इसके लिए भी प्रयास किए लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। सफल नहीं हो पाने के बाद अब उनके पास जो है कि सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प था। सुप्रीम कोर्ट भी गए, वहां से भी बात नहीं सुनी हुई। और जब क्या हुआ, वोटिंग हुई, तो वोटिंग में इनके जो वित्त मंत्री हैं इनको मिले सिर्फ 164 वोट और उनके जो प्रतिद्वंदी यूसुफ रजा गिलानी है उनको मिले 169 वोट। इस तरह से 5 वोटों से क्या हुए, शेख हार गए अर्थात वर्तमान वित्त मंत्री हार गए। लेकिन इसमें एक और पेच था। पेच यह है कि चूंकि यहां पर कुल वोट पड़े थे 340 और इसमें से 7 जो वोट थे वो अवैध घोषित कर दिए गए। तो अब ये जो यूसुफ रजा गिलानी की पार्टी है ट्रिपल पी, इस पर आरोप लगाया इमरान खान ने कि इन्होंने हमारे सांसदों को तोड़ा। और एक वीडियो भी आया जिसमें यूसुफ रजा गिलानी के समर्थन में जो लोग हैं वह विपक्षी जो वर्तमान इमरान खान की सरकार है उसके सांसदों को यह कह रहे थे कि आपको वोटिंग कैसे करनी है जिससे क्या हो, आपके वोट कैंसिल हो जाएं। स्वाभाविक है आपके अगर वोट कैंसिल होंगे तो इससे आप पर कोई कार्रवाई भी नहीं होगी अर्थात इमरान खान की सरकार कोई कार्रवाई भी नहीं करेगी और हमारे वोटों की संख्या अर्थात जो उनके विपक्ष में जो ट्रिपल पी है या यूसुफ रजा गिलानी के समर्थन में वोट क्या हो जाएंगे, ज्यादा आ जाएंगे। तो इस तरह के हेर फेर दोनों ही पार्टियां कर रही थी अर्थात प्रयास यह किया जा रहा था कि किसी भी तरह से वित्त मंत्री को हराया जाए। वहीं इमरान खान की जो पार्टी है वो भी अपने स्तर से प्रयास कर रही थी, लेकिन बावजूद इसके क्या हो गया, हार गए, वित्त मंत्री हार गए। अब ये जो हारे तो इनको यह कहा गया कि वर्तमान सरकार के पास क्या है, समर्थन नहीं है और समर्थन नहीं है अर्थात सरकार अल्पमत में है। और सरकार जब अल्पमत में है तो इसी के कारण जो ट्रिपल पी के अध्यक्ष हैं बिलावल भुट्टो, यूसुफ रजा गिलानी जिस पार्टी से हुए थे उसके अध्यक्ष हैं बिलावल भुट्टो, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान को पद छोड़ने के लिए कहा और उनका दावा था कि नेशनल असेंबली में क्या हो चुका है, वह अपना विश्वास मत खो चुके हैं और इस तरह से उन्हें अब प्रधानमंत्री के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। अब इमरान खान इसके जैसे ही हारे उसके बाद मीडिया के सामने आए और मीडिया के सामने आकर उन्होंने कई तरह के इमोशनल स्पीच दिए
जैसे कि उन्होंने कहा कि यह जो कुछ भी हुआ है इसमें काफी धांधली हुई है, हमारे सांसदों को तोड़ा गया है। इन्होंने यह भी आरोप लगाए कि यह जो सिस्टम है वह इसको बदलना चाहते हैं, जो है कि पारदर्शी चुनाव चाहते हैं। हालांकि यही पार्टी है इमरान खान की जिसने कुछ समय पहले प्रांतों में हुए चुनाव में पूरी तरह से धांधली की थी, बहुत ज्यादा धांधली की थी। चूंकि यहां पर यह हार रहे थे तो इन्होंने कहा कि चूंकि यहां पर धांधली होती है, फेयर सिस्टम नहीं है, इसलिए हमें क्या करना होगा, कुछ कदम उठाने होंगे। और इन्होंने अपने सांसदों को जो है कि ऊपर वाले का क्या किया, यह कहा कि आपको उनसे डरना चाहिए, आपको जो है कि बिकना नहीं चाहिए। ये सब चीजें चलती रही और इसके बाद इन्होंने कहा कि विपक्ष अब क्या करेगा, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा। उससे पहले उन्होंने कहा कि मैं खुद क्या करूंगा, अपना बहुमत साबित करूंगा। क्योंकि इनके ही सांसदों ने क्या किया था, इनके ही खिलाफ, इनके पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ मतदान किया था, तो बहुत ज्यादा संभावना थी कि यह क्या करें, हार जाए, अर्थात इनका जो विश्वास मत है या विश्वास जो प्रस्ताव है वह गिर जाए और इससे क्या होगा, इनको जो है कि विपक्ष में बैठना पड़ेगा। प्रधानमंत्री की इस घोषणा को भी कई लोग कह रहे हैं कि असंवैधानिक है। क्यों असंवैधानिक है? क्योंकि यहां पर बहुमत सिद्ध करने के लिए अगर कोई कह सकता है तो वह है राष्ट्रपति, जो कि यहां का संसद का भी भाग है, ना कि स्वयं प्रधानमंत्री कहेंगे कि हम क्या करते हैं, हम अपना विश्वास प्रस्तुत करते हैं। खैर, इमरान विश्वास प्रस्ताव के माध्यम से यह सिद्ध करना चाहते थे कि विपक्ष उन पर दबाव ना बना सके कि नहीं अब आपकी सरकार पर क्या है, सरकार अल्पमत में आ चुकी है। और साथ ही साथ सबसे बड़ा जो उनका टारगेट था कि वह यह चाहते थे कि जो सांसद विपक्षी खेमे में जा सकते हैं उन पर व्हिप जारी करके कार्रवाई की जा सके और सांसदों को टूटने से बचाया जा सके। तो मेन इनका जो एजेंडा था वह यह था कि जो हमारे सांसद जो है कि दूसरे खेमे में जा रहे हैं, जिन्होंने क्या किया है, वर्तमान वित्त मंत्री को हरवा दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर वह जो है कि विश्वास प्रस्ताव में जो है कि सरकार के खिलाफ जो है कि एक्शन लेते हैं या सरकार के खिलाफ वोटिंग करते हैं। पीडीएम ने आज लाया जाने वाला था विश्वास प्रस्ताव, इसका बहिष्कार करने का निर्णय लिया। और पीडीएम का कहना है कि गिलानी की जीत और इनके वित्त मंत्री का हारना खुद इमरान खान के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव है, इसलिए हमें किसी दूसरे अविश्वास प्रस्ताव की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहां की सरकार पर सेना की पकड़ मजबूत होती है, किस दल का शासन यहां पर होगा वो भी सेना बहुत महत्वपूर्ण तरीके से डिसाइड करती है। इसी के कारण जो है कि कई समीक्षकों का और कई स्रोतों का यह कहना है कि वर्तमान सरकार और सेना में कई लंबे समय से खींचतान चल रही थी और इसी को पीडीएम या विपक्षी दल उसको कैश करना चाहता था। और उनको यह लगा कि अगर हम क्या करेंगे, इनकी सरकार को अल्पमत में ला देंगे और सेना चूंकि इनसे नाराज चल रही है तो क्या होगा, अपने आप इनकी सरकार गिर जाएगी। लेकिन इससे जो है कि यह हो नहीं पाया, क्योंकि यह प्रधानमंत्री ने विश्वास प्रस्ताव लाने से जो उन्होंने कहा, घोषणा की कि हम विश्वास प्रस्ताव लाएंगे, उससे पहले सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा और आईएसआई प्रमुख जनरल फैज हमीद से मुलाकात की और उनको अपनी बात रखी और उनसे समर्थन की बात की। खैर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने सांसदों को भी व्हिप जारी करके बुलाया और कहा कि आज आपको 12:15 तक संसद में आ जाना है और साथ ही साथ अगर पक्ष में वोट नहीं करते हो, अर्थात पार्टी के अगेंस्ट में आप जाते हो, तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान की संसद में बहुमत के लिए क्या करना होगा, आधे सदस्यों से एक जो है कि ज्यादा वोट चाहिए होंगे। यहां की संसद में 342 सीटें हैं और इसमें से एक सीट खाली है, इसलिए जो मतदान होना था वो 341 सीटों पे होना था। और यहां पर वर्तमान जो सरकार है, अर्थात इमरान खान की जो सरकार है, इनको बहुमत के लिए चाहिए थे 171 वोट, जबकि इनके पार्टी के जो सांसद हैं वह है 178। तो इससे इनको यह लगा कि अगर हमारे सभी सांसद क्या करेंगे, हमारे जो है कि पक्ष में वोट देंगे, स्वाभाविक है हमारे पास पहले से बहुमत है, वो बहुमत क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। आप यहां पर देखिए कितने डिजिट का अंतर है, 7 डिजिट का। और यही वो 7 डिजिट थे, वही 7 संख्या थी जिनको क्या हुआ, चुनाव आयोग ने कहा कि अवैध है, गलत है। और ये कैसे हुआ, इसी को यूसुफ रजा गिलानी ने कहा था कि आप ऐसे वोटिंग कीजिएगा कि आपके वोट अवैध हो जाएं। ये पूरा गुड़ा गड़ी चल रहा था और इसी के वजह से जो 7 वोट थे जो क्या हुए कि अवैध घोषित
किए गए तो यूसुफ रजा गिलानी को वहां पर क्या मिल गया, एज मिल गया, और इसी से वह 5 वोटों से जीत गए। अगर ये 7 वोट सही से पड़े होते तो वहां पर जो वर्तमान वित्त मंत्री हैं वो भी बचे रहते और यहां पर बहुमत की कोई बात ही नहीं आती। खैर, यहां पर यह होना था और इससे हुआ। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने संसद में आज जो है कि कुछ समय पहले ही जो है कि विश्वास प्रस्ताव रखा और इसमें वोटिंग भी हुई और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी की अगुवाई वाली वहां की सरकार के पक्ष में कुल 178 अर्थात जितने सांसद थे उन्होंने वोटिंग की और सरकार को उन्होंने बचा लिया, क्योंकि 171 ही सीटों का बहुमत चाहिए था। तो ये पूरा गोड़ा गड़ित चल रहा था और वहां की सेना ने भी अब जो है कि इमरान खान की पार्टी को जो है कि अपना समर्थन देने का निर्णय लिया। इससे यह समझ में आता है कि वहां पर एक एक सीट के लिए आप समझ सकते हैं कितना राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ था। अगर यहां पर जो है कि इमरान खान की सरकार गिर जाती तो बहुत से लोगों का यह मानना है कि वहां पर फिर से सेना का दखल बढ़ जाता और सेना का दखल इस समय अगर बढ़ता तो पाकिस्तान इस समय कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है, कई तरह की चुनौतियों का सामना उसको करना पड़ता। खैर, आई होप आपने समझा होगा कि सरकार कैसे गिरते गिरते बची है। अब हम बात करेंगे फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 के विषय में। हाल ही में फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया है और इसके निष्कर्षों से यह पता चलता है कि घरों, रेस्तरां और दुकानों में बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थ को बर्बाद किया जाता है और अगर ये जो है कि जिसकी खाद्य पदार्थों में हिस्सेदारी लगभग 17% है, अर्थात इतना अगर ये समझिए लगभग 17% जो है कि हम जो खाद्य पदार्थ हैं उनको क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। ये जो फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट है इसको जारी किया गया है यूनेप और इस संस्था के द्वारा, और यह संस्था क्या है, ब्रिटेन स्थित एक गैर सरकारी संगठन है और यूनेप के विषय में तो आप जानते हैं। तो इन दोनों के द्वारा इस इंडेक्स रिपोर्ट को क्या किया है, जारी किया गया है। अब ये दरअसल ये जो इंडेक्स जारी किया गया था इसका लक्ष्य था जो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाए हुए हैं उसके लक्ष्य को प्राप्त करना और यह जो वैश्विक खाद्य अपव्यय का विस्तृत अनुमान लगाया जा सके और जो भी खाद्य पदार्थ, खाद्य अपशिष्ट हैं उनके विषय में डेटा संग्रह किया जा सके, उनका विश्लेषण किया जा सके और साथ ही साथ जो सभी देशों तक या सभी लोगों तक जो खाद्य की सामग्री है उसको सुनिश्चित किया जा सके। तो यहां पर यह स्टडी करना था कि आखिर कितना खाना बर्बाद होता है जिससे हम समय रहते उस खाने के अपव्यय को रोक सकें और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा सकें। और इसी के लिए क्या हुआ, यह जो है कि रिपोर्ट सामने आई है। इसमें यह कहा गया है कि जो खाद्य अपशिष्ट की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय रणनीति के निर्माण हेतु हमें आगे बढ़ना होगा और इससे क्या करना होगा, जो खाद्य पदार्थों की बर्बादी है सभी देशों को रोकना होगा और साथ ही साथ इसके लिए जो वैश्विक स्तर पर भी एक जो है कि रूपरेखा बनाना होगा और यह कोशिश करना होगा कि राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो हम प्रयास करके खाने की बर्बादी को रोक सकते हैं उसको रोका जाए। अब इसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं वो देख लीजिए। घरों, रेस्तरां और दुकानों में उपभोग के दौरान पूरे विश्व में प्रति वर्ष 17% खाद्य उत्पाद क्या होते हैं और ये जो 17% खाद्य उत्पाद हैं इनका जो अगर आप केजी के रूप में अगर मात्रा के रूप में देखें तो 930 मिलियन टन खाना क्या होता है हर साल हम लोग बर्बाद करते हैं। खेतों और आपूर्ति श्रृंखला में होने वाले खाद्य पदार्थों को नुकसानों पर मिलाने पर यह तथ्य सामने आता है कि दुनिया का 1/3 अर्थात लगभग इसमें और आप जो है कि 16% जोड़ दीजिए, इतना खाना बर्बाद हो जाता है। अब देखिए खेत और आपूर्ति श्रृंखला का मतलब क्या है कि एक प्रोडक्ट जो है कि खेत में तैयार हुआ उसको क्या जब बाजार में बेचा जाता है, मान लीजिए कोई कच्चा माल है तो उसको फूड प्रोसेसिंग या फिर किसी माध्यम से आपको मंडी तक कहीं तक पहुंचाना होता है, उसमें भी बहुत सा भोजन बर्बाद हो जाता है। 17% तो होता है कि हमने बनाया, हमने पूरा नहीं खाया या हमने कुछ खरीदा पूरा नहीं खाया। लेकिन अगर हम इसमें खेत और उस रास्ते से जहां से लेकर यह उपभोक्ता तक भोजन पहुंचता है, खेत से लेकर उपभोक्ता तक, उसको भी जोड़ लें तो लगभग 1/3 भोजन हम बर्बाद कर देते हैं। 2019 में बेचे गए 930 मिलियन टन से अधिक खाद्य पदार्थ को हम क्या करते हैं, कूड़ेदान में फेंक देते हैं। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा जो है कि हमारे लिए एक चिंताजनक मुद्दा है जिस पर हमें कार्य करने की जरूरत है। हमने अधिकांशतः सुना है कि
विकसित देशों में क्या होता है कि खाद्य अपशिष्ट की समस्या रहती है, लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि जो विकासशील देश हैं, इवन जो गरीब देश हैं, वहां पर भी क्या हो रहा है कि खाना को जो है कि फेंका जा रहा है, जो कि यह बताता है कि कैसे हम अपनी संवेदनशीलता को भूल चुके हैं, या फिर हम अन्य को बचाने का जो हमारा नियम था, हमारी जो संस्कृति थी, हम उसको भूल चुके हैं। क्योंकि भोजन अगर किसी भी समाज और सोसाइटी के लिए देखा जाए तो क्या है, भोजन देना एक वैल्यू है। हम उस वैल्यू से अलग हो चुके हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति के तहत हमने जो खाया, जो अच्छा लगा खाया, बाकी को हम फेंक देते हैं। अध्ययन में पाया गया है कि आपूर्ति श्रृंखला के दौरान घरों में 11% भोजन की बर्बादी हुई, वहीं खाद्य सेवाओं और खुदरा दुकानों में क्रमशः जो खाने की बर्बादी है 5% और 2% हुई। भारत में घरों में बर्बाद होने वाले भोजन की मात्रा प्रति व्यक्ति, ध्यान दीजिए कितना है, 50 केजी होता है। अर्थात 50 केजी खाद्य पदार्थ हम प्रत्येक साल क्या करते हैं, बर्बाद कर देते हैं। ये हमारे और आपके द्वारा किया जाता है। अमेरिका में घरों में बर्बाद होने वाले भोजन की मात्रा प्रति व्यक्ति जो प्रति वर्ष है वह 59 किलोग्राम है। वहीं चीन में यह प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष मात्रा जो है 64 केजी है। आप कंपेयर कर सकते हैं कहां पर कितना होता है। वहीं अगर दक्षिण एशिया के देशों में देखा जाए तो भोजन की मात्रा की बर्बादी प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष के संदर्भ में देखा जाए तो यहां पर होती है, वह होती 82 केजी अफगानिस्तान में। वहीं अन्य देशों में देखा जाए तो नेपाल में 79 केजी प्रति वर्ष, वहीं श्रीलंका में 76 केजी, पाकिस्तान में 74 केजी, बांग्लादेश में जो है कि 65 केजी। अर्थात अनाज हो या ना हो हम बर्बाद जरूर करेंगे। यह ट्रेंड हमारे सामने है। इस तरह दक्षिण एशिया में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जो खाना बर्बाद करने वाले देशों की सूची में भारत अंतिम स्थिति पर है, लेकिन हमें इस चीज को भी बदलना होगा। अगर वैश्विक स्तर पर हम इस खाद्य पदार्थ को बर्बाद करते हैं तो इसके क्या क्या मायने हैं वो भी समझ लीजिए। पूरे विश्व में व्यापक मात्रा में बर्बाद किए जा रहे भोजन का पर्यावरण, अर्थात जब उसका उत्पादन हुआ होगा, पानी लगाया गया होगा, खाद्य पदार्थ दिया गया होगा, कई तरह का उसमें मानवीय श्रम लगा होगा और बहुत सी चीजें उसमें खर्च हुई होंगी, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर कुछ और हो, और इससे हमने पर्यावरण को नुकसान करके उसको उपजाया और फिर क्या किया, बर्बाद कर दिया। पर्यावरण पर निगेटिव इंपैक्ट, सामाजिक और आर्थिक रूप से निगेटिव इंपैक्ट। सोचिए हमारे समाज में हमारा पड़ोसी क्या कर रहा है, भूखा है और हम खाने को क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे खाद्य पदार्थों जिनका सेवन नहीं किया जाता है, अर्थात जो बर्बाद हो जाता है, उनका वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में जो हिस्सेदारी है 8 से 10% है। आप समझिए कि 8 से 10% हम क्या करते हैं कि जो भोजन हम फेंक रहे हैं, मतलब जो हम भोजन फेंकते हैं लगभग 17%, 17%, वो उसके द्वारा क्या हुआ, जब उनको हमने उत्पादित किया होगा तो इससे 8 से 10% ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हुआ होगा। खाद्य और कृषि संगठन के अध्ययन के अनुसार वर्ष 2019 में कुल 69 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार थे। कोविड-19 महामारी के उपरांत इस संख्या में और वृद्धि की संभावना है। उल्लेखनीय है, यदि भोजन की बर्बादी को कम करके दुनिया के भुखमरी के शिकार लोगों की मदद की जा सकती है और इससे न सिर्फ क्या होगा, भुखमरी की समस्या, कुपोषण की समस्या दूर होगी, बल्कि इससे पर्यावरण का संरक्षण होगा, जलवायु परिवर्तन के जो हमारे टारगेट है उसको भी हम पूरा कर सकेंगे और कई तरह की ऐसी सामाजिक चुनौतियों का भी हम सामना कर सकेंगे जो अभी भी बनी हुई हैं। आई होप आप पूरे टॉपिक को समझ पाए होंगे। अब हम बात करते हैं ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने गुरुवार को ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 को जारी किया। इस रिपोर्ट को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जो है कि प्रस्तुत किया था। यह आपसे प्रारंभिक परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यह जो इंडेक्स है 111 शहरों को अपने में शामिल जो है कि शामिल करता है, अर्थात जिन शहरों ने इसमें अपनी भागीदारी की थी। पहली बार यह जो इंडेक्स है वर्ष 2018 में जारी किया गया था, उसके बाद यह इंडेक्स जारी किया है। 111 शहरों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर और उसके बाद 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों के रूप में वर्गीकृत किया है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या 49 थी
और वही 62 शहर कौन से थे जो 10 लाख से कम आबादी वाले हैं। अब ये जो इंडेक्स आया है इसको जो है कि जो इंडेक्स में सबसे ऊपर 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों को देखा जाए तो बेंगलुरु है, उसके बाद जो है कि पुणे है, फिर अहमदाबाद है, फिर चेन्नई है, सूरत है। पूरा इंडेक्स आपके सामने है। इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, मतलब मैं आपको पढ़ पढ़ के बोलूँ, आप इसको जो PDF आपको मिल रहा है उसको आप देख लीजिए। वहीं 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की रैंकिंग में शिमला सबसे ऊपर है, उसके बाद भुवनेश्वर, सिलवासा, काकीनाडा, सेलम और अन्य जो है जिलों का नाम दिया गया है। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आपकी चॉइस जो है कि अगर आप चाहते हैं कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में आपको रहना है तो आपके पास जो है कि जो विकल्प हैं आप इसमें से देख सकते हैं। अगर आप छोटे शहरों को प्रेफर करते हैं तो आप इन शहरों को देख सकते हैं। ये जो शहरों का इंडेक्स है यह बताता है कि दरअसल किसी शहर में आखिर वहां की जो आर्थिक संभावना है, वहां पर जो कार्य करने की दशाएं हैं, वहां पर जो जीवन का स्तर वो कैसा हो सकता है। स्वाभाविक है जो शहर इस तरह के इंडेक्स में ऊपर आएंगे उनके विषय में संभावना क्या होगी, काफी अच्छी होगी। रैंक का आधार जो है क्या था, सबसे पहले तो ये था लोगों की राय को 30% वेटेज दिया गया। उसके अलावा जो 70% वेटेज था उसमें था कि देखा गया है कि शहर में शिक्षा का स्तर क्या है, स्वास्थ्य का स्तर क्या है, आवास और आश्रय का स्तर क्या है। अच्छा मुझे एक शब्द बताइएगा, ये दो शब्द हैं, ये दोनों मुझे एक जैसे लग रहे हैं, क्या आपको इसमें अंतर पता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कल हो सकता है अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं इसका आंसर बता दूंगा। आवास और आश्रय में क्या अंतर होता है। उसके बाद देखा गया कि साफ सफाई का स्तर वहां पे क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को देखा गया, सुरक्षा की व्यवस्था को देखा गया, आर्थिक विकास का स्तर देखा गया, संसाधनों का जो संभाव्यतम उपयोग है उसको देखा गया, आर्थिक अवसर देखे गए, पर्यावरण और हरित क्षेत्र और इमारतें, अर्थात पर्यावरण वहां का कैसा है, कैसे उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जो ग्रीन जो है कि बिल्डिंग्स होती हैं उनका स्तर क्या है, ऊर्जा की खपत कितनी होती है, उसमें ग्रीन एनर्जी वगैरह के क्या है, मनोरंजन की चीजें क्या है। इन सभी आधारों को अपनाते हुए इनको क्या किया गया, इन 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया और इसके आधार पर 70% वेटेज दिया गया और इस तरह से इंडेक्स को क्या किया गया, तैयार किया गया। यह जो मूल्यांकन, एक चीज क्लियर मैं कर दूं, यह मूल्यांकन हुआ था 16 जनवरी 2020 से 20 मार्च 2020 के बीच और उसके आधार पर इस इंडेक्स को क्या किया गया, जारी किया गया है। इस इंडेक्स में 111 शहरों के 32.2 लाख लोगों ने क्या किया था, भाग लिया था। हालांकि ये जो इंडेक्स है इसमें यह भी पता चलता है कि जो पहले शहर, पहले जो लास्ट ईयर जब इंडेक्स आया था तो जो शहर अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उन्होंने इस बार अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। अर्थात यह इंडेक्स यह भी बताता है कि कोई शहर एक बार अगर अच्छा कर रहा है तो उसको सतत रूप से कंटिन्यूअस उसको जो है कि अच्छा करना होगा, तभी इस इंडेक्स में ऊपर रह सकता है। जैसे कि पुणे पहले लास्ट वाले इंडेक्स में पहले स्थान पर था जो कि अब दूसरे स्थान पर आ गया है। वहीं जो नवी मुंबई जो है कि पहले दूसरे स्थान पर और ग्रेटर मुंबई तीसरे स्थान पर था, जो कि नवी मुंबई अब 6वें स्थान पर और ग्रेटर मुंबई अब 10वें स्थान पर आ गया है। इससे यह पता चलता है कि शहरों के विकास का जो तरीका है वो बदल रहा है और उसमें कई तरह के परिवर्तन आ रहे हैं। आई होप आप इस टॉपिक को समझ पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।